गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों को स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम साइंस में जो कल तक पढ़ाया गया था उससे आगे आज मतलब आप लोगों को बताया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। साइंस में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था विद्युत। आज पढ़ाना है हम लोगों को। आप लोगों को क्या पढ़ाना है? विद्युत ऊर्जा के बारे में साइंस से पढ़ा दिया गया था आप लोगों को। ओम के नियम भी पढ़ा दिया गया था। ये सब बहुत दिन पहले हो चुका है। अब आप लोगों को आज आपको पढ़ाना है विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के विद्युत ताप उपकरण एवं विद्युत युक्तियाँ तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। सबसे पहला बात क्या है, तो विभिन्न प्रकार के विद्युत ताप एवं उपकरण विद्युत युक्तियाँ के बारे में ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले विद्युत बल्ब के बारे में समझिए। किसके बारे में? आप देखते हैं एक विद्युत बल्ब है जो उपकरण है, विद्युत बल्ब। तो बल्ब के बारे में ध्यान से देखिएगा, विद्युत बल्ब के बारे में। तो बल्ब में आपने विद्युत बल्ब विद्युत धारा के उसमें प्रवाह को दर्शाता है। विद्युत बल्ब किसको दर्शाता है? तो विद्युत बल्ब आपको विद्युत धारा के उसमें प्रवाह को दर्शाता है। बल्ब के अंदर चालक का तार इतना गर्म हो जाता है कि उसमें प्रकाश निकलने लगता है। अब बल्ब के अंदर जो चालक होता है ना, चालक तार इतना गर्म हो जाता है, गर्म हो जाने के बाद, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने के बाद इतना, तब उसमें से क्या निकलने लगता है? प्रकाश निकलने लगता है। इसे ताप दीप्त लैंप भी कहते हैं। ऐसे हम क्या कहते हैं? ताप दीप्त लैंप कहते हैं। विद्युत बल्ब कैसे जलता है? तो ये बोल सकते हैं विद्युत बल्ब विद्युत धारा के उसमें प्रवाह को दर्शाता है। अब बल्ब के अंदर एक चालक तार होता है और चालक तार का इतना गर्म हो जाना कि इसमें प्रकाश निकलने लगता है। इसे ताप दीप्त लैंप भी कहते हैं। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है ना आपका, किसका बना होता है? कांच का बना होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। विद्युत बल्ब किसका? कांच। इसके अंदर टंगस्टन का तार बना तंतु फिलामेंट का होता है। जो विद्युत बल्ब है किसका बना होता है? तो कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब किसका बना होता है? कांच का बना होता है। अभी इसी से विद्युत बल्ब आपका कांच का बना होता है। अब कांच का जब विद्युत बल्ब बना होता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसका? कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब का कांच का बना होता है। इसका टंगस्टन का तार का फिलामेंट इसका किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का बना होता है। ये टंगस्टन का तार का बना होता है। किसका विद्युत बल्ब किसका? टंगस्टन का तार का। इसके अंदर एक टंगस्टन का तार बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। देखिएगा या फिगर में आप लोग समझिएगा। ये आपका जो इस वाला पार्ट को आप फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। विद्युत बल्ब के अंदर क्या होता है? फिलामेंट होता है। अब फिलामेंट किस तार का बना होता है? तो फिलामेंट आपका टंगस्टन तार का बना होता है। फिलामेंट किसका बना होता है? आपका टंगस्टन के तार का बना होता है। टंगस्टन तार का बना होता है। क्या बना होता है? आपका फिलामेंट। अब देखिए इसकी गलनांक कितना होता था। टंगस्टन तार का गलनांक, फिलामेंट का गलनांक अब लोग देखें काफी अधिक, टंगस्टन का गलनांक काफी अधिक होता है। तो ये बात को आप लोग समझ चुके होंगे कि टंगस्टन का तार जो बना होता है आपका विद्युत बल्ब में, टंगस्टन के अंदर क्या होता है? टंगस्टन का तार का बना फिलामेंट होता है। फिलामेंट होता है विद्युत बल्ब के अंदर। क्या होता है? फिलामेंट। किस चीज का बना होता है? तो टंगस्टन तार का बना होता है। किस चीज का? टंगस्टन तार का बना होता है। टंगस्टन तार का बना होता है। तार का बना होता है। किस चीज का बना होता है? टंगस्टन तार का बना होता है। इसका गलनांक लगभग कितना डिग्री होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इसका गलनांक कितना? 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है।
अधिक होता है, तो इसका गलनांक कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। अब बल्ब के अंदर ही हवा निकलकर उसमें निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। अब बल्ब के अंदर से हवा निकालकर उसमें क्या भर दिया जाता है? तो निष्क्रिय गैस को भर दिए जाते हैं। कौन सा गैस को? निष्क्रिय गैस को भर दी जाती है। निष्क्रिय गैस को भर दिया जाता है। अब देखिए, क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में फिलामेंट धारा प्रवाहित कराया जाए, किसकी उपस्थिति में? हवा की उपस्थिति में यदि हम लोग किसका प्रवाहित, यदि धारा का प्रवाहित किया तो गर्म होने पे ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा, चूर-चूर हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए बल्ब के अंदर कुछ मात्रा में निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। टंगस्टन को रोकने के लिए, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए बल्ब के अंदर क्या कर दिया जाता है? निष्क्रिय गैस को भर दिए जाते हैं। फिलामेंट के सिरों के चारों चालक का तार बना होता है। चालक के तार के द्वारा बल्ब के आधार को जोड़ दिया जाता है। बल्ब का तार एक होल्डर से लगाया जाता है। अब बल्ब का आधार एक होल्डर से लगा दिया जाता है, जिससे धातु के पिन चालक को तार को स्पर्श करते रहते हैं। ये मुख्य तार से भी जुड़ा रहता है, भी ये जुड़ा हुआ रहता है, मुख्य तार से भी ये जुड़ा रहता है। तो फिलामेंट सिरों के चालक के तारों को बल्ब के आधार से जोड़ दिया जाता है। बल्ब के आधार को एक होल्डर से लगाया जाता है। बल्ब के आधार को किससे? एक होल्डर से लगाकर, जिस धातु के पिन चालक के तार को स्पर्श करते रहते हैं। और जो होल्डर के अंदर देखिएगा पिन रहते हैं, 2 पिन, तो चालक के तार को स्पर्श करते रहते हैं। होल्डर के अंदर आप लोग देखिए, होल्डर सा 10 रुपया में देता है, उसके अंदर 2 पिन रहते हैं। किसी भी होल्डर में देखिएगा उसमें तार जब जोड़ दिया जाता है चालक, तो पिन है ना, तो स्पर्श चालक के तार को स्पर्श करते रहते हैं। अब जब स्विच को दबाकर हम जैसे स्विच को बटन ऑन करते हैं, धारा प्रवाहित की जाती है, तो फिलामेंट से प्रवाहित होने पर यह उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण फिलामेंट क्या हो जाता है आपका? जिसके कारण फिलामेंट आपके गर्म हो जाता है। आपका फिलामेंट क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है जब ताप काफ़ी अधिक हो जाता है। और उसका ताप क्या होता है? काफ़ी अधिक हो जाते हैं। अब हो जाता है, बल्ब दीप्त होने लगता है। बल्ब क्या होता है? उसके बाद आपका काफ़ी तेज हो जाने के बाद उसके बाद बल्ब आपका दीप्त होने लगता है, इसलिए ताप दीप्त लैंप भी कहा जाता है। इस बात को समझ गए कि विद्युत बल्ब क्या होता है? तो कांच का बना होता है। इसके अंदर एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट टंगस्टन तार का बना होता है। इसका 3000 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। गलनांक की बात किया जाए तो कितना? गलनांक की जब चर्चा किया जाएगा तो 3000 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। इस बात को टंगस्टन का गलनांक, किसका गलनांक? फिलामेंट टंगस्टन तार का गलनांक कितना? 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके बाद आप लोग ने विद्युत बल्ब को देखा, ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका फिलामेंट है, ये आपका आवर्धित फिलामेंट हो जाती है। आवर्धित फिलामेंट है, इस तरह से देखिएगा आप लोग, इस तरह से आप लोग को आवर्धित फिलामेंट हो जाती है। क्या हो गया? तो आवर्धित फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं? आवर्धित फिलामेंट होते हैं। अब इसके बाद देखिएगा विद्युत हीटर के बारे में। किसके बारे में? विद्युत हीटर। विद्युत हीटर में धातु के आधार पर चीनी मिट्टी की एक चिपटी प्लेट लगी होती है। देखिए विद्युत हीटर में क्या होता है? धातु के आधार पर एक चीनी मिट्टी की चिपटी प्लेट लगी होती है। देखिएगा आप लोग को दिखाया जाएगा इमेज में, उसी तरह से समझिए। विद्युत हीटर के बारे में आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो विद्युत हीटर के बारे में सबसे पहले जानिएगा यहाँ पर सबसे आपसे ये इसमें जो एक अंदर आपकी परत होती है, एक चिपटी से जो होती है चीनी मिट्टी की चिपटी प्लेट लगी होती है, प्लेट लगी रहती है, जिसे वर्गाकार खांचे बनी हुई रहती है। इस तरह से भी खांचे इसकी बनी रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए वर्गाकार है इस जगह, फिर एक इसके अंदर एक वर्गाकार है, इसके अंदर फिर इस तरह से आप लोगों को कर बनी हुई रहती है। फिगर ही आप लोग को लगा दिया जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, तो इसके अंदर किसका बना रहता है? विद्युत हीटर के अंदर एक चीनी मिट्टी की एक चिपटी प्लेट लगी रहती है। जिस प्रकार वर्गाकार खांचे गए, इसके वर्गाकार खांचों को नाइक्रोम, विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग होता है? नाइक्रोम का बना होता है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे गलत करते हैं कि विद्युत हीटर में कौन सा तार का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम किस तार किस चीज से मिलकर बनता है, तो निकेल प्लस कोर्नियम से मिलकर बनता है। निकेल प्लस क्रोमोनियम से मिलकर बनता है, निकेल प्लस क्रोमोनियम से। तो आपने नाइक्रोम के बारे में जाना, नाइक्रोम तार, विद्युत हीटर नाइक्रोम तार से बना होता है। इसमें निकेल प्लस क्रोमोनियम होता है। तार की कुंडली बनी होती है जिसे फैली रहती है, इसके सिरे के मुख्य तार से जुड़े रहते हैं। अब इसके सिरे मुख्य तार से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जब तार मुख्य सिरे से जुड़े रहते हैं भाई, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विद्युत हीटर आपका देखिए नाइक्रोम तार का बना होता है, ये निकेल प्लस क्रोमोनियम होता है, निकेल प्लस क्रोमोनियम का होता है। देखिएगा हीटर जो विद्युत हीटर होता है किससे बनता है, नाइक्रोम से बना होता है। विद्युत हीटर किससे बना होता है, क्रोमियम से मिलकर बनता है। आपका नाइक्रोम तार किससे मिलकर बनता है, तो नाइक्रोम तार आपका निकेल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनता है। तो निकेल प्लस क्रोमियम से मिलकर क्या बना आपका, नाइक्रोम। अब विद्युत हीटर के तार किससे बना होता है, आपका विद्युत हीटर का तार बना होता है आपका नाइक्रोम से। अब देखिएगा तो यहाँ तक देख लीजिए, इससे आगे देखिएगा आप लोग, तो जो विद्युत हीटर में एक आधार पे चीनी मिट्टी का लगा हुआ चिपटी प्लेट लगी रहती है, जिसे वर्गाकार खांचे की बनी होती रहती है। इस बात को आप लोगों को बताया गया था। इसमें नाइक्रोम अभी बताया गया कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम जो निकेल प्लस क्रोमियम का तार का बना एक कुंडली फैली होती है। इसके अंदर जो होती है ना एक कुंडली फैली होती है, किसका, नाइक्रोम प्लस नाइक्रोम का, जो नाइक्रोम किससे बना हुआ है, निकेल प्लस क्रोमियम से। अब इसके सिरे मुख्य तारों को जोड़ दिए जाते हैं। इसका नाइक्रोम तार विशिष्ट प्रतिरोध का, जो नाइक्रोम का तार आपका होता है विशिष्ट प्रतिरोध का गलनांक इसका बहुत ही काफी अधिक होता है। प्रबल धारा प्रवाहित करने पर यह गलता नहीं है, इसके लिए इसका उपयोग कुंडली के रूप में भी किया जाता है। हीटर की कुंडली प्रबलता धारा प्रवाहित करने पर कुंडली काफी गर्म होकर लाल हो जाती है। काफी गर्म हो जाने के बाद क्या हो जाती है, लाल टाइप की हो जाती है। अंदर देखते होंगे आप फिगर में आप लोग, लाल हो जाती है तथा काफी ऊष्मा प्रदान कर, इसलिए विद्युत हीटर का उपयोग चूल्हे के रूप में भी किया जाता है। अब विद्युत हीटर का प्रयोग हम किस रूप में भी कर सकते हैं, चूल्हे के रूप में भी किया जाता है। इसी आधार पर अन्य युक्ति जैसे बोलेटर, टोस्टर भी बनाए जाते हैं। ये तो आप समझ गए विद्युत हीटर के बारे में। अब समझिए विद्युत इस्त्री के बारे में। किसके बारे में, विद्युत इस्त्री के बारे में आप लोग देखिएगा। तो विद्युत इस्त्री के बारे में बात चल रहा है, तो विद्युत इस्त्री के बारे में ध्यान से देखिएगा। विद्युत इस्त्री, इस्त्री, विद्युत इस्त्री। तो विद्युत इस्त्री के बारे में ध्यान से आप लोग क्या देखना है यहाँ पे, कि विद्युत इस्त्री के बारे में पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस्त्री, तो विद्युत इस्त्री का ऊष्मीय अवयव नाइक्रोम की एक पतली पत्ती का बना होता है। ये क्या होता है, नाइक्रोम का मतलब एक पतली हुई पत्ती का बना होता है। इसमें अवरक की पत्ती पर नाइक्रोम का तार का लपटा होता है। इसमें विद्युत इस्त्री में क्या क्या रहता है, नाइक्रोम का तार लपटा हुआ रहता है अवरक की पत्ती पर। इस पत्ती को ऊपर और नीचे से अवरक की दो पत्ती के बीच में रखते हुए, ऊपर नीचे से अवरक की दो पत्तियों के बीच में रखते हुए लोहे के प्लेट ऊपर से कस दिए जाते हैं। और लोहा के प्लेट ऊपर से क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, लोहा का प्लेट ऊपर से कस दिए जाते हैं, कस दिया जाता है, तथा इस्त्री के बाहरी ढांचे को विद्युत संपर्क न हो सके, क्योंकि इस्त्री का जो होता है ना, बाहरी ढंग से आपका क्या नहीं हो सके, बाहरी ढांचे से विद्युत का संपर्क न हो सके। तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इस्त्री में, तो यह गर्म होकर लोहे के प्लेट को गर्म कर देती है। जब लोहे को गर्म होकर क्या करती है, लोहे का जो प्लेट होती है उसको गर्म कर देती है, और कपड़े के सिलवटे को क्या कर देती रहती है, दूर कर देती रहती है। एक आपका विद्युत इस्त्री था। अब इसके बाद एक और चीज के बारे में हम लोग समझिएगा, विद्युत विकिरक। विद्युत विकिरक, तो ये विद्युत विकिरक चीनी की मिट्टी के पतले बेलन पर नाइक्रोम के तार की कुंडी पर लपेट दी जाती है। विद्युत विवरक है ना, में विद्युत विवरक में विकिरक में
चीनी के मिट्टी होते हैं, चीनी की मिट्टी के पतले बेलन पर नाइक्रोम के तार की कुंडी लपेट दिया जाता है। साथ ही बेलन धातु के एक चमकीले पर्यावलंकर प्रवर्तक के रेखा फोकस पर व्यवस्थित कर दिया जाता है। कहाँ पर व्यवस्थित? फोकस पर व्यवस्थित कर दिए जाते हैं। कुंडली से जब प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है, ये गर्म होकर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। गर्म होकर लाल हो जाता है, फलस्वरूप विकृत ऊष्मा आगे की ओर क्या हो जाती है? परिचालित हो जाती है। तो ये था आपका। एक बात आप लोग और समझिएगा, विद्युत फ्यूज के बारे में ध्यान से देखिएगा आप लोग। विद्युत फ्यूज किसके बारे में? विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज, ये विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्त युक्ति होती है। विद्युत क्या होता है? फ्यूज सुरक्षा युक्त एक युक्ति है। फ्यूज जो है आपका सुरक्षा एक युक्ति है। क्या है? सुरक्षा की एक युक्ति है, की एक युक्ति है। फ्यूज आपका क्या है? सुरक्षा की एक युक्ति है। अभितारण में लघु पथन से परिपथन की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है फ्यूज का? तो फ्यूज का उपयोग अति भारण एवं लघु पथन से परिपथ की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में अचानक किसी कारणवश से धारा का क्या होता है? प्राबल्य बढ़ जाने के कारण से परिपथ में लगी युक्तियां जलकर नष्ट हो सकती है, और जलकर क्या हो जाती है? नष्ट हो सकती है। इसलिए इन युक्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें बचाने के लिए परिपथ में जहाँ तहाँ फ्यूज लगा देना चाहिए। और परिपथ में जहाँ तहाँ इस युक्तियों को नष्ट होने से बचाना, तो हमें जहाँ तहाँ फ्यूज लगाना चाहिए। फ्यूज के तार अस्परक्ष होते हैं। अब देखिएगा, फ्यूज में एक ऐसे तार का उपयोग किया जाता है ना, फ्यूज में आपका जो तार होता है, ऐसा तार का उपयोग किया जाता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज के तार में एक ऐसा तार का उपयोग किया जाता है जिसमें गलनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है। बहुत कम होता है। प्रायः तांबे टीन अथवा शीशा व टीन के मिश्र धातु का तार का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? टीन तथा शीशा के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, जिसका गलनांक बहुत कम। जैसे ही अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है, फ्यूज का तार गर्म होकर गल जाता है। यदि अधिक धारा प्रवाहित होगी तो फ्यूज का तार क्या हो जाएगा? गलकर कम हो जाते हैं। परिपथ क्या हो जाता है? भंग हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसमें लगी युक्तियां जलकर नष्ट नहीं होती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज हमेशा जीवित तार से जुड़ा रहता है। आप विद्युत परिपथ में आप देखें तो आपका विद्युत फ्यूज क्या होता है? हमेशा परिपथ फ्यूज हमेशा जीवित तार से जुड़ा रहता है। मकानों में विद्युत परिपथ फ्यूज चीनी मिट्टी के आधार पर बना दिखाई देता है। जो मकानों में विद्युत परिपथ होते हैं आपका किससे मकानों में विद्युत परिपथ हमेशा आपका मकानों में विद्युत परिपथ फ्यूज चीनी मिट्टी के युक्त आधार पर बना दिखाई देता है, जबकि रेडियो टेलीविजन आदि में शीशे की नली में देखा जाता है। देखिएगा, आपके घर में या मकान में प्रयोग किया होगा तो चीनी मिट्टी के आधार पर बना दिखाई देता है, लेकिन रेडियो में, टेलीविजन में, वहाँ भी शीशे की नली में देखा जाता है फ्यूज को। फ्यूज की क्षमता क्या होता है? तो फ्यूज की क्षमता की बात किया जाए तो जिस मान पर धारा प्रबल्य पहुँचते ही फ्यूज गल जाता है, फ्यूज की क्षमता कहलाती है। तो फ्यूज की क्षमता क्या है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो फ्यूज की क्षमता के बारे में समझिएगा। फ्यूज की क्षमता, तो फ्यूज की क्षमता जिस मान पर धारा का प्राबल्य पहुंचते ही क्या करते हुए? पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है। फ्यूज गल जाता है। गल जाता है, फ्यूज क्षमता कहलाती है। क्या कहलाता है? फ्यूज क्षमता कहलाती है।
फ्यूज क्षमता कहलाती है। फ्यूज क्षमता कहलाती है। उदाहरण सब किसी फ्यूज की क्षमता कितना होता है, 15 एम्पियर हो तो इसका अर्थ क्या हो गया, 15 एम्पियर से बढ़ने पर फ्यूज गल जाएंगे। मान लीजिए कि फ्यूज का क्षमता आपका 15 एम्पियर है या 16 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 12 एम्पियर, यदि उससे अधिक बढ़ा, जैसे ही बढ़ेगा उससे अधिक धारा फ्यूज की गल जाना तय होते हैं। तो चलिए इस तरह से फ्यूज शक्ति के बारे में आपने जाना। कुछ क्वेश्चंस आप लोग को प्रॉब्लम दिया जा रहा है, बेस्ट आप लोग को घर से बना कर लाना है। एक क्वेश्चंस बताया जाएगा, एक बना कर लाना है आप लोगों को घर से। क्वेश्चंस आप लोग लिखिएगा क्या है, किसी परिपथ में जुड़े फ्यूज की क्षमता 5 एम्पियर है। कितना एम्पियर है, 5 एम्पियर। परिपथ में अधिकतम बलों की संख्या, बल्बों की संख्या क्या होगी, जिन बल्बों की को रूप में सुरक्षित के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है यदि एक बल्ब पर अंकन 100 वाट से 220 वोल्ट है। अब देखिएगा क्वेश्चंस आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ समझिएगा आप लोग। देखिए माना बल्ब की संख्या का एक किसी परिपथ में जुड़े फ्यूज की क्षमता दिया गया है 5 एम्पियर। अब परिपथ में अधिकतम बल्बों की संख्या क्या होगी, जिन बल्बों को सुरक्षित रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। एक बल्ब की अंकन संख्या कितना होता है, तो एक बल्ब की अंकन संख्या आपका 100 वाट से 220 वोल्ट होता है। तो देखिए माना बल्बों की संख्या आप मान लीजिएगा x, माना कि बल्बों की संख्या बराबर x, बल्बों की संख्या बराबर x है, संख्या बराबर x। जब आपने माना बल्ब की संख्या x, आपका शक्ति कितना दिया गया है, पावर P 100 वाट दिया गया है। एक बल्ब की शक्ति कितना है, तो एक बल्ब की शक्ति आपके पास, या P लिख सकते हैं, एक बल्ब की शक्ति आपके पास कितना दिया गया है, 100 वाट दिया गया है, 100 वाट। जब 100 वाट है तो बताइए x बल्ब की शक्ति कितना हो जाएगा, तो मैंने एक बल्बों की संख्या क्या माना, x माना, तो x बल्ब की संख्या क्या हो जाएगा, x बल्बों की संख्या, x बल्ब की शक्ति को P से डिनोट करते तो x बल्ब की शक्ति बराबर P बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो P बराबर 100 गुने x हो जाएंगे, वाट हो जाएगा आपका। तो यहाँ तक आप जान गए। विभवांतर आपके पास क्या है, तो V बराबर आप लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया, 220 वोल्ट दिया गया है। धारा आपके पास दिया गया है, तो I बराबर 5 एम्पियर दिया गया है। अब आप जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू VI होता है। तो P इक्वल टू, तो P बराबर आप कितना है हमारे पास, P तो 100 है, V कितना है, तो V 100 है, V 220 है, और गुने I पता नहीं, x है तो x लिख दीजिए। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 गुने
यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर गलत हो गया, P है, लेकिन जब P है एक बल्ब की शक्ति कितना निकाले, एक बल्ब की शक्तियों की संख्या तो कितना आया, 100 x वाट आया है। तो ये 100 x वाट यहाँ पर लिखिए, 100 गुणे x। भी आपको पता है 220, I आपके पास पता है 5, तो x बराबर आपका हो जाएगा 220 गुणे 5 बटे 100। काट दीजिए, 2 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10, 11 हो जाएगा आपका। तो x बराबर क्या आ गया, 11। यानी अधिकतम आप कितने बल्ब को प्रयोग में ला सकते थे, 11 बल्ब के प्रयोग में आप ला सकते हैं। ये आपका था। इस तरह से क्वेश्चन निकालने के लिए यदि पूछ दिया जाए बल्बों की संख्या तो निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए इसके बाद हम लोग एक चीज देखते हैं, अब अति भारण के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, अति भारण के बारे में। तो अति भारण के बारे में ध्यान से आप लोग देखिएगा। अति भारण किसके बारे में, अति भारण के बारे में। तो अति भारण को देखिए क्या होगा, अति भारण, अति भारण, अति भारण के बारे में समझिएगा। सबसे पहले क्या होगा, विद्युत परिपथ में ऐसा उपकरण, बहुत सारे उपकरण जुड़े रहते हैं जिनकी शक्तियाँ काफ़ी अधिक होती है, जिनकी विद्युत उपकरण में ऐसे भी बहुत सारे जुड़े रहते हैं जिनकी काफ़ी अधिक शक्ति होती है, जैसे विद्युत इस्त्री, आयरन जैसे हम कहते हैं विद्युत इस्त्री, हीटर, वाटर हीटर इत्यादि। ये जब कभी एक समय में उन सभी उपकरणों को धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ की आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगती है, अर्थात उपकरणों की कुल शक्ति स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है। यह घटना उस समय अति भारण कहलाने लगती है। तो आप लोग अति भारण के बारे में लिख सकते हैं कि विद्युत परिपथ बहुत सारे या बहुत सारे उपकरण ऐसे जुड़े रहते हैं जिनकी शक्ति काफ़ी बहुत अधिक होती है। जब कभी एक समय उन सभी उपकरणों को धारा प्रवाहित कर दिया जाता है तो परिपथ आवश्यकता से अधिक भार खींचने लगता है, धारा खींचने लगता है, अर्थात उपकरण की कुल शक्ति स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अति भारण कहते हैं। तो इस तरह से आपका अति भारण था। अब देखिए आप एक ध्यान रखिएगा लघु पतन के बारे में। किसके बारे में, लघु पतन। लघु पतन क्या है, देखिए अति भारण आप लोग समझ गए, अधिक, यानी एक ही समय में विद्युत सहायक के बहुत सारे उपकरण जुड़े रहते हैं, एक समय बहुत अधिक धारा शक्ति अधिक होती है, काफी शक्ति विद्युत धारा अधिक खींचने लगती है, तो इस स्थिति घटना को हम क्या कहते हैं, अति भारण कहते हैं। अब देखिएगा लघु पतन, कभी कभी जीवित तार, गर्म तार, उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, गर्म तार और ठंडा तार दोनों आपस में आ जाते हैं, संपर्क में जुड़ जाते हैं। और जैसे ऐसे स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है, फल से उनसे होकर अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। यह घटना आपका लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहलाती है। तो ये लिख सकते हैं आप लोग, ये आपके इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। कभी कभी जीवित तार, जीवित तार के मतलब समझ रहे हैं, गर्म तार, ठीक है ना, जीवित तार, तार या गर्म तार, गर्म तार एवं उदासीन तार, एवं उदासीन तार, उदासीन तार, गर्म तार एवं उदासीन तार, ठंडा तार। उदासीन तार के मतलब क्या हो गया, ठंडा तार। तो उदासीन तार आपस में क्या होते हैं, आपस में ध्यान रखिएगा, आपस में संपर्क में, आपस में संपर्क में आ जाते हैं। क्या होता है, आपस में संपर्क में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को इसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, कम हो जाता है। फलस्वरूप उनसे होकर धारा प्रवाहित होने, अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है।
उनसे होकर अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। यह घटना लघु पतन कहलाता है। यह घटना लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट, सर्किट कहलाते हैं, शॉर्ट सर्किट कहलाती है। तो समझिए, कभी कभी जीवित तार, गर्म तार एवं उदासीन तार, ठंडा तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है। फलस्वरूप उनसे होकर क्या होता है? अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। यह घटना को हम लोग क्या कहते हैं? लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहलाती है। आज आप लोग को इतना ही रहने दिया जाता है। कल आप लोग को विद्युत से खतरा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप लोग का खत्म हो जाएंगे, चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। और उसी दिन आप लोग को कल विद्युत से खतरा कराकर उसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कुछ अति न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसके बाद आपका उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा आप लोगों को। बहुत जल्दी चैप्टर समाप्त होंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 4 नंबर चैप्टर पर। चलिए, आज इतना ही आप लोग को रहने दिया था। फिर कल हम लोग इसी समय आप लोग को वीडियो आप सभी वीडियो आपको समय पर मिलेंगे। आज से कोई भी वीडियो आपको, जैसे सुबह 6 बजे आप लोग को साइंस का वीडियो मिलेंगे, सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे आप लोग को फिजिक्स का वीडियो, ग्रामर का वीडियो, दोपहर 12 बजे भूगोल का वीडियो, शाम 6 बजे मैथ का वीडियो और शाम 7 बजे आपका हिंदी का क्वेश्चन आंसर का वीडियो। बहुत जल्द हिंदी में चैप्टर भी शुरू होने जा रहे हैं पढ़ाने। काव्य खंड से पढ़ाया जाएगा आप लोगों का किताब भी। चलिए, आज इतना ही तक, आज तक। फिर कल इससे आगे